कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। यही सबका प्रयास होता है और आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आपका जो अगला कदम है वो बेहतरीन हो। आप पहले ऐसी गलती दोबारा ना करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। आज टोटल 19 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, 1 से लगाए 12 दिसंबर तक के करंट अफेयर को मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया था। तो ये जो 1 से 12 दिसंबर का छूटा हुआ करंट अफेयर है, ये वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। तो इसलिए आज के करंट अफेयर की संख्या 19 हो गई है, कल भी ज़्यादा थी और आने वाले अगले दिनों में भी जो है करंट अफेयर की संख्या ज़्यादा ही रहेगी। तो वीडियो लंबा मिलेगा, कंटेंट जो आपका छूटा हुआ है वो मैं कंप्लीट करा दूँगा। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। देखिए, ये चैनल मैंने नया बनाया है। अब इसी चैनल पे आपको सारे करंट अफेयर के मेरे अपडेट मिलेंगे, मंथली हो या फिर डेली हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सारे बच्चों को बता दीजिए कि सर अब जो है नए चैनल पे पढ़ा रहे हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है नगदग पेलजी खोरोलो, इससे सम्मानित करने का फैसला किया है। तो देखिए, जो आपका ये नगदग पेलजी खोरोलो सम्मान है, ये दिया है भूटान ने पीएम मोदी को। देखिए, भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग, ठीक है, तो शेरिंग जी ने कहा है कि जो पीएम मोदी हैं इन्होंने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई और कोरोना वायरस महामारी के समय में भूटान की मदद की और इसलिए इनको भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है नगदक बेलजी खोरोलो, इससे सम्मानित करने का फैसला किया है। देखिए, इसके पहले पीएम मोदी को बहुत सारे देश जो है अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है, फिलिस्तीन है, रूस है और मालदीव है। तो जब जब जो है इनको ये सम्मान मिला, किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो एग्जाम में पूछ लिया गया। तो रिसेंटली भूटान ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो इस प्रश्न को नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, ये आपके आने वाली परीक्षाओं में पेपर में छपा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास ले लिया। देखिए, ये प्रश्न तो मुझे लगता है अनगिनत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि निम्नलिखित में से किसको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो आपके ई श्रीधरन है यानी कि इंजीनियर श्रीधरन जी हैं, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अभी रिसेंटली जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके राजनीति में एंट्री मारी थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने राजनीति से जो है संन्यास ले लिया। देखिए, जब ये भाजपा ज्वाइन किए थे तो इनको केरल में यानी कि केरल राज्य जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार के रूप में जो है पेश किया गया। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि भैया अब हम सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ये बीजेपी के साथ बने रहेंगे। और देखिए, जो आपके इंजीनियर श्रीधरन जी हैं, ये 1995 से 2012 तक जो आपका दिल्ली मेट्रो है उसके निदेशक रहे। देखिए, दिल्ली मेट्रो आज जिस पोजीशन पर है उसका मेन जो है श्रेय दिया जा सकता है इंजीनियर श्रीधरन यानी कि ई श्रीधरन को। देखिए, आपको बता दूं जो आपके श्रीधरन जी हैं, ठीक है, तो भारत सरकार ने इनको 2001 में पद्मश्री और साल 2008 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है जो अवनी लेखरा हैं, इनको अभी हाल ही में जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। और आपको बता दूं जो आपकी अवनी लेखरा हैं, इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल थ्री पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी थी। देखिए, इन्होंने इस उपलब्धि के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जो है इनको सम्मानित किया गया था। तो ये खास बातें हैं अवनी लेखरा के बारे में, याद रखिएगा कि ये एक भारतीय शूटर है और इनको जो है 2021 का जो पैरालंपिक पुरस्कार था इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। अगला है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थान की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो देखिए, जो आपका यूनेस्को है इसने भी हाल ही में जो कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो कोलकाता के दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। देखिए, दुर्गा पूजा वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है वो सबसे एक तरीके से कहा जाए धूमधाम से बहुत ही बेहतर तरीके से मनाया जाता है। वहाँ पर देखिए एक प्रतिमा, देखिए यहाँ प्रतिमा कितनी भव्य है, यही देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दिल से लोग जो है इस त्यौहार को लोग सेलिब्रेट करते हैं।
तो इन्हीं चीज़ों को यूनेस्को ने ऑब्जर्व किया और लोगों की डिमांड भी चल रही थी, तो इसलिए जो है इसको यानी कि जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। देखिए दुर्गा पूजा के शामिल होने से भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है तो इनकी सूची में तत्वों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इसको याद रखिएगा, ये अपना लिस्ट जो है अपडेट कर लीजिएगा। देखिए हाल के वर्षों में कई संगठनों ने यूनेस्को से इस त्यौहार यानी कि दुर्गा पूजा को मान्यता देने का आग्रह किया था और यूनेस्को ने मान भी लिया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाते हैं हम। देखिए बहुत सारे लोग जो है चाय के प्रेमी हैं। इनको बता दूं कि 15 दिसंबर का जो दिन होता है ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखिए चाय को जो है कैमेलिया सीनेंसिस पौधे से मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। जो कैमेलिया सीनेंसिस नाम का पौधा होता है, देखिए चाय के पौधे का ये साइंटिफिक नेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये जो है चाय का पेड़ है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया सीनेंसिस। तो उसी की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं से ग्रीन टी, ब्लैक टी, सारे टी जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो चाय जो है पानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेय पदार्थ है। यानी कि पानी के बाद अगर कोई कुछ पीता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में तो वो चाय है। और एक खास बात यह है कि चीन इस समय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए 2007 में जो भारत का टी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में जो उत्पादित कुल चाय है इसका लगभग 80% घरेलू आबादी के द्वारा उपभोग किया जाता है। यानी कि भारत में जितना लोग चाय पैदा करते हैं उसका 80% जो है खुद पी जाते हैं बना के, ठीक है। और साथ में कम पड़ता है तो विदेशों से मंगा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसने किसानों को अच्छी कृषि प्रबंधन प्रथाओं और स्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये समझौता आंध्र प्रदेश के साथ किया गया है। क्या रखेगा, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसने किसानों को अच्छी कृषि प्रबंधन प्रथाओं और स्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है इसके साथ में एक समझौता किया इसी दिसंबर महीने में। देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो खाद्य और कृषि संगठन है इसका मुख्यालय आपका है इटली के रोम में और इसकी जो चीफ है इनका नाम है क्यू डोंग्यू। और जो खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो देखिए ये अमाउंट आपका 112 मिलियन डॉलर का है। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कुल 112 मिलियन डॉलर के ऋण को अप्रूव किया है हाल ही में। देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा यानी कि जो आपका स्किल एजुकेशन है और प्रशिक्षण है इसको मजबूत करने के लिए ये अमाउंट रिलीज किया है। देखिए असम के मुख्यमंत्री जो है इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया। तो देखिए भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर इन्होंने भी हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। देखिए ये जो आपका खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग है ये कई चरणों में आयोजित होगा, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया हाल ही में। देखिए जो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग है इसकी विजेता को 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। देखिए जो इसका पहला चरण होगा इसके पहले चरण में यानी कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के पहले चरण में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। यानी कि 15 दिसंबर को ये शुरू हो चुका है और 21 दिसंबर तक जो है टोटल 42 मैच खेले जाएंगे इन 14 टीमों के बीच में। और जो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग होगा इसका जो दूसरा और तीसरा चरण होगा इसका जो आयोजन है ये अगले साल यानी कि 2022 की शुरुआत में किया जाएगा। तो अभी ये पहले चरण के बारे में याद रखिए, दूसरा चरण जब इसका खेला जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा।
9वां प्रश्न है कि राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए राहुल रवैल जी ने लिखा है राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क नामक पुस्तक को। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, अभी हाल ही में उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया राज कपूर की 97वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ कितने समझौते किए हैं? तो देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो है, इसने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इन चारों देशों के साथ 6 समझौते किए। और आपको बता दूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 4 देशों के साथ जो ये 6 समझौता किया है, इसके तहत वो विदेशी सैटेलाइट्स को अपने PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। और ये समझौता जो है ये 1140 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। और इन सैटेलाइट्स की जो लॉन्चिंग है ये 2021 से 2023 के बीच में होनी है। तो 2021 तो समाप्त होने वाला है, 22 और 23 में होगी, ठीक है। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसको अंग्रेजी में आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और प्यार से इसको जो है इसरो कहते हैं, तो इसका मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। इसके संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो विक्रम अम्बालाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी कब? 15 अगस्त 1969 को। और इसके वर्तमान में जो प्रशासक हैं इनका नाम है के सिवान यानी कि कैलाश वादिवू सिवान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया? देखिए थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि 19 प्रश्न है और एक लिमिटेड समय में कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिंक को शेयर भी करते रहिए ताकि और भी छात्र इस सेशन से जुड़ सकें। देखिए 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने अभी हाल ही में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए इनका नाम है पूर्णिमा पांडे। देखिए एक भारोत्तोलक और है पूर्णिमा यादव, तो यादव जी की बात नहीं हो रही है, पांडे जी की बात हो रही है। आइए थोड़ा सा न्यूज़ को हम एलेबोरेट कर लेते हैं। देखिए जो पूर्णिमा पांडे हैं इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। देखिए पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम, जिसमें 102 किलोग्राम और 127 किलोग्राम का भार जो था इसको उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है क्वालिफाई कर लिया है जो अगले साल होने वाला है। और साथ में इन्होंने इसी बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिए। इनमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन एंड जर्क तथा कुल भार वर्ग में 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए इंग्लैंड के ये खिलाड़ी आपके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 150 टेस्ट मैच खेलने वाले मतलब ये 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए एक प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया था कि सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो अभी मैं इनका नाम बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। ये भारत से ही हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए अभी हाल ही में जो ये रिकॉर्ड बना है 150 टेस्ट मैच खेलने वाला, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास न्यूज ये है। देखिए इस मामले में इन्होंने यानी कि जो आपके स्टुअर्ट ब्रॉड हैं इन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है, उनसे आगे ये निकल गए हैं। और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे आगे जेम्स एंडरसन है जिन्होंने 167 टेस्ट मैच खेले हैं। और उसके बाद फिर एलिस्टर कुक हैं जिन्होंने अब तक 161 टेस्ट मैच खेले हैं। और देखिए यहीं इन्होंने देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि दुनिया के सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो ये आपके भारत के सचिन तेंदुलकर हैं। इन्होंने अब तक 200 टेस्ट मैच खेले हैं क्या मतलब ये संन्यास तो ले चुके हैं 200 टेस्ट मैच खेलकर। तो अकेले 200 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के क्रिकेटर कौन हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है ये कितने मेगावाट है? तो देखिए केंद्र सरकार के अनुसार जो भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता है ये 6780 मेगावाट है। तो ये केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को कहा कि
भारत की जो मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, यह है 6,780 मेगावाट, और इसके साल 2031 तक कुल 22,480 मेगावाट तक जो है बढ़ाए जाने की योजना है। अगला प्रश्न है कि भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की। तो देखिए, भारत ईरान के साथ जो उज्बेकिस्तान है, इसने 14 दिसंबर को जो है, जो चाबहार पोर्ट है जो कि कहाँ पे है, ईरान में स्थित है, तो उसके संयुक्त उपयोग पर जो है बातचीत की कि भैया हमको भी उपयोग करने दो। देखिए, इन तीनों देशों भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो इन्होंने जो है क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में इस बंदरगाह यानी कि चाबहार बंदरगाह द्वारा निभाई गई जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसको भी रेखांकित किया। देखिए, भारत ने, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा दूँ। देखिए, भारत ने अपनी सुविधा के लिए, माल की ढुलाई के लिए ईरान के चाबहार में जो है एक पोर्ट बनाया था, ताकि यहाँ से ये अफगानिस्तान तक जो है पहुँच सके और जो आपके मिडिल ईस्ट के देश है वहाँ तक आसानी से माल ढुलाई कर सके, ठीक है। 15वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को हम 9 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, और इस सर्वेक्षण में बताया गया कि एशिया के 74% लोगों का मानना है कि जो सरकारी भ्रष्टाचार है, ये इनके देशों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो ये जानकारी एक्स्ट्रा थी। साथ में यहाँ पे मैंने बताया कि 9 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। देखिए, कल के वीडियो में 8 दिसंबर की जो है करंट अफेयर को रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि 8 दिसंबर का करंट अफेयर छूट गया था। उसके बाद फिर मैं 6 दिसंबर का 7 दिसंबर का, फिर 6 दिसंबर का, ऐसे करते करते हम पूरे दिसंबर महीने के जितने छूटे हुए करंट अफेयर हैं 1 दिसंबर से, सारे हम कवर कर लेंगे। 16वां प्रश्न की अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ साथ जो है खड़े हैं, और चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाला शीतकालीन ओलंपिक है, हम उसका राजनयिक बहिष्कार करेंगे। देखिए, 2022 का जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, तो ये चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। कहाँ पर? बीजिंग नेशनल स्टेडियम में। कब से कब तक? 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक। तो इसको याद रखिएगा। और 17वां प्रश्न की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कुल 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण क्षमताओं पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, ये राज्य आपका तमिलनाडु है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों राज्यों में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कुल 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। और देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में शहरी गरीबों की समावेशी और टिकाऊ आवासों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एडीबी के साथ $15 करोड़ यानी कि लगभग 1,132 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और 18वां की भारत की झीली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो देखिए, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था हाल ही में। देखिए, इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करा दूं। इनका नाम है झीली डाला बेहड़ा। तो झीली डाला बेहड़ा ने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के कितने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। देखिए, 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में ही जो भारत की मीराबाई चानू है, ये भी खेलती हैं, इसको याद रखिएगा। 19वां की दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी करने का आदेश दिया है? तो देखिए, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड इशू ना किए जाएं। और साथ में एक नया नियम ये भी बताया कि जो जम्मू कश्मीर राज्य होगा और नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य होंगे, 7 राज्य हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और जम्मू कश्मीर में जो है 6 सिम कार्ड से अधिक जो है इशू नहीं किया सकते हैं एक आईडी से। तो एक व्यक्ति को जो है अब अधिकतम 9 सिम कार्ड जो है मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और साथ में ये भी कहा कि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं सिम कार्ड ले लेंगे और सिम कार्ड लेने के बाद क्या करेंगे, उसको रख लेंगे, यूज नहीं करेंगे, उनकी आईडी उस नंबर पर रजिस्टर्ड रहती है,
तो साथ में जो है जो आपका दूरसंचार विभाग ने है उसने कहा है कि उनके डाटा को डिलीट कर दिया जाए, उनका जो नंबर है वो किसी और को आवंटित कर दिया जाए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण कंटेंट पर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आंसर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कि हाल ही में किसने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार संभाला? बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा कि हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया? बताइए। अगला कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूजियोवी के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। और अगला कि कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश की 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो देखिए ये राज्य बिहार है। और दूसरा था कि दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए ये राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगला था कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च की? तो ये राज्य आपका दिल्ली सॉरी ये दिल्ली पुलिस ने किया है। तो दिल्ली की पुलिस ने जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया हाल ही में। और चौथा था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए राज्य महाराष्ट्र है। और पांचवा था कि किस खिलाड़ी को नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए इनका नाम है डेविड वार्नर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।